मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स में हम लोग उन करेक्टर्स को पढ़ते हैं कि जो करेक्टर्स या ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट आउट होते हैं, पास होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद जो भी रिजल्टेंट एंटिटीज बनती है वो सेम काइंड्स के कैरेक्टर्स में इनहेरिट हो जाते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduce. क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स same kind of offspring। offspring का मतलब जनरेशन, जो नई पीढ़ी है उसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो डिफर होते हैं सेम इंडिविजुअल्स में। तो इसमें क्या होता है, several characters may differ in individuals of सेम स्पीसीज। कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे सेम स्पीसीज। तो जो कैरेक्टर्स डिफर करते हैं इंडिविजुअल्स को आपस में, उनको हम कहते हैं वेरिएशंस। तो मीन्स दैट species called variations। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि वेरिएशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सीसमेंट ऑफ इवोल्यूशन। कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें डेवलप्ड होना है, तो वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है। तो हम हेरिडिटी की डेफिनेशन में क्या करें कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये पास आउट हो जाते हैं। तो मीन्स दैट द transmission of characters resemblance or variations from one generation to the next
हेरेडिटी। तो हेरेडिटी क्या होती है कि जिस फिनोमिनन के अंतर्गत कैरेक्टर्स कुछ समानताएं कुछ भिन्नताएं रिजेंबलेंस मींस दैट सिमिलरिटीज हो या डिफरेंसेस हो वेरिएशंस हो, वो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं हेरेडिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दिस इज द डेफिनेशन और एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हेरेडिटी। ये जो वेरिएशंस हैं is important for evolution। ये क्वेश्चन एम्स 2007 में आया। सो दिस इज important questions with respect of the values। अब हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स एक वो साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग हेरिडिटी, वेरिएशंस और environmental factors को हम लोग पढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। means that genetics is the scientific study in which we studied about heredity, variations, and evolutionary factor। जेनेटिक्स वो साइंस की स्टडी है जिसमें हम लोग हेरिडिटी मींस जो करेक्टर्स वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाते हैं, प्लस वेरिएशंस मींस दैट जो चेंजेज होते हैं न्यू वंस में, नई पीढ़ी में जो चेंजेज होते हैं वो वेरिएशंस, और जो वातावरण के फैक्टर हैं उन सबको एक साथ मिलाकर हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स टर्म was coined by William Bateson।
This question is come in NEET 2017 as well as AIPMT in 2005. Who coined the term genetics? So this is the question. Question था who coined the term genetics? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि विलियम वैटसन ने जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी। अब जो जेनेटिक्स है उसके 3 फील्ड होते हैं। एक्चुअली में जेनेटिक्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स। Genetics possess 3 सेक्टर बोल दो या फील्ड बोल दो। कौन कौन से फैक्टर्स या फील्ड? नंबर 1 एक होता है क्लासिकल जेनेटिक्स। इस क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग मेंडेलियन principle of inheritance sex chromosome sex linkage as well as साइटोजेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। जिसकी साइटोजेनेटिक्स का मतलब जो सेल की जेनेटिक्स होती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। किसमें? क्लासिकल जेनेटिक्स में। मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स का करते हैं, सेक्स लिंकेज का करते हैं और हम लोग साइटोजेनेटिक्स का करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारी सेकंड वन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग पर्टिकुलर डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में, structure of genetic material and structure of replication के बारे में कि how to replicate
क्रिएट द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन कैसे वो अपने इफेक्ट शो करता है, एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री फील्ड्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड वन है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। थर्ड वन इज evolutionary genetics। C1 is field evolutionary genetics। evolutionary genetics में हम लोग पर्टिकुलर environmental change इन द पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एनवायरमेंटली क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उसको ये स्टडी हम लोग इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में करते हैं और इसीलिए इसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट इज द study of environmental changes in population। It is known as population genetics। ये तीन फील्ड हो गए हमारे जेनेटिक्स के। अब हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में कि आखिरकार मेंडेलियन जेनेटिक्स come in the point of classical genetics। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल्स ने कौन थे मेंडल, पहले तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को। आफ्टर दैट उन्होंने कौन सा प्लांट चूज किया, उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। इवन कभी कभी फुल एंड एग्जैक्ट स्पेलिंग ऑफ द साइंटिस्ट ये भी कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं कि द फुल नेम ऑफ मेंडल्स। उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें भी कहीं स्पेलिंग भी चेंजेस कर देते हैं, तो इससे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि द एग्जैक्ट स्पेल्स ऑफ द पर्टिकुलर साइंटिस्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। This is the part of classical genetics। मेंडेलियन जेनेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रेगर जॉन मेंडल
ग्रेगर जॉन मेंडल, known as father of genetics. तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1844 ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। कौन थे? ऑस्ट्रियन मॉन्क मीन्स दैट एक चर्च में ये एज ए फादर थे। तो इनका जो एक छोटा सा बाग था, फील्ड था, वहां गार्डनर के साथ में ये पी प्लांट वहां बहुत सारे ग्रो होते थे, गार्डन पी बोलते हैं उसको। उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और he published his hybridization experiment in titled The Hybrids in Plant published in journal the proceeding, it is the question, the proceeding broom of natural society, ये उनका जर्नल था। This one question is the name of the journal in which Mendel published his experiment is, it is AFMC 2009 NEET 2016 and BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आया था ये 2006। This one question, it is very very important. What is the name of the journal in which Gregor John Mendel published his experiment? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को मेंडल्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने गार्डन पी को ही क्यों चूज किया, क्या कौन कौन से उन्होंने कैरेक्टर्स उनमें देखे जो कि उन्होंने गार्डन पी को ही चूज किया। और दूसरा ये कि जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ टर्म यूज होते हैं, उन टर्मों का जानना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या अपना ये टॉपिक पब्लिश किया तो 1856 में ये इन्होंने पब्लिश किया था ईयर।
लेकिन ये अनलकी रहे कि इनका जो काम था वो स्प्रेड नहीं हो पाया, नोन टू नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल के टाइम पर ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, चार्ल्स डार्विन। तो वो जो है अपने आगे छोटे मोटे साइंटिस्टों को तवज्जो नहीं देते थे, उनको उनके काम को कोई भी वेटेज नहीं देते थे। तो इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थे उसको रीडिस्कवर्ड किया 3 साइंटिस्टों ने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट तो ये नोट कर लें कि मेंडल did his work on statistical data. Statistical data. क्यों? क्योंकि मेंडल जो थे मैथमेटिकली बैकग्राउंड से थे। मेंडल मैथमेटिकली बैकग्राउंड से थे, तो वो अपना जो भी काम किया उसको स्टैटिस्टिकल डाटा के अंतर्गत उन्होंने सारा कंपाइल किया। अब हम बात करेंगे रीडिस्कवरी। क्या इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड हुआ था मेंडल का काम? और जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेंडल ने जो भी अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बताया, क्या each individual some discrete factors, मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया, लेटर ऑन known as gene, some discrete factors for a particular trait or passes from one generation to next generation. मेंडल ने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए उसमें उन्होंने जो फीचर्स थे जो इनहेरिटेड हो रही थी एंटाइटीज, उस एंटाइटीज को उन्होंने डिस्क्रीट फैक्टर बोला। क्या बोला? डिस्क्रीट फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म gene coined by
coined by विल्हेम, स्पेलिंग चेक करिए, विल्हेम जोहानसन, in 1909. This is the very important. The name of scientist and who coined the term gene. ये अभी करेंटली आया हुआ है ये क्वेश्चन नीट 2018 में. The spelling is essential of the scientist. ये पॉइंट क्लियर हुआ. तो मीन्स दैट gene is the unit of heredity. जैसे स्पीशीज क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ऐसे ही जीन जो है यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती है. ये पॉइंट क्लियर. अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. उन टर्मिनोलॉजी को जब तक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं होगा, जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, तब तक बेटा आगे की जो पॉइंट्स हैं मोनोहाइब्रिड ग्रोथ, डाइहाइब्रिड ग्रोथ वगैरह जो मेंडल का वर्क है वो नहीं समझ में आएगा. तो इसके लिए हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लें. मैंने मेंडल के बारे में बता दिया और मैं एक और पॉइंट अभी डिस्कस कर लेता हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेंडल्स work was independently rediscovered by 3 scientists. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. नेम ऑफ द 3 साइंटिस्ट. द क्वेश्चन इज एंड हाउ मेनी साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क. ऐसे भी एक क्वेश्चन आ जाता है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ये एग्जाम पेपर सेट करने वाले के ऊपर होता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है. तो मेंडल्स का जो वर्क था वो 3 साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया. पहले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज. ये कहां से बिलोंग करते थे? हॉलैंड से. दूसरे कार्ल कोरेंस. ये जर्मनी से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट थे हमारे इरिच टेशरमार्क. और ये हमारे ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, जहां से ग्रेगर जॉन मेंडल भी बिलोंग करते थे. ये वेरी इंपॉर्टेंट
ये इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1999 में आया था एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेट दे दिए थे उन्होंने 4 ऑप्शन में अलग अलग साइंटिस्टों के, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था। तो कभी कभी वो लोग बिलोंगिंग भी पूछ लेते कि कहां से बिलोंग करते थे, तो ये उनका यह पॉइंट क्लियर। अब हम बाद में पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने क्यों पी को सिलेक्ट किया वगैरह वगैरह। उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं रिलेटेड विद द जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जीन, अभी बता भी चुका हूं। तो जीन क्या होती है? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डाइहाइड्रोक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड या न्यूक्लिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बड़ा होता है और जो जीन है उस डीएनए पर सीक्वेंस में अलाइनमेंट रहते हैं, एक साथ लगे रहते हैं। तो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड एज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये पॉइंट क्लियर? acts as unit of heredity। दूसरा हम पढ़ेंगे एलील। एलील्स alternative forms of gene, alternative forms of gene is known as, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, known as। तो ये जो एलील है ये होमोजाइगस भी होती है और हेटेरोजाइगस भी एलील होती है। मैं आपको बता दूं अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब है कि दो डिफरेंट फॉर्म्स which are present in the particular gene, और एग्जाम्पल के तौर पर होमोजाइगस एलील का एग्जाम्पल दिस वन रिप्रेजेंट्स द टोल, हमने 10th में भी पढ़ा था, और दिस वन होमोजाइगस है
और हेट्रोजाइगस एलील दिस वन, बहुत सारे होते हैं, आर है और भी बहुत सारे। राउंड शेप को भी डिनोट कर रहा है, येलो कलर को डिनोट कर रहा है। ये एलील हो गए। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एलील और ट्रेट्स और रिसेसिव जीन के बारे में। तो डोमिनेंट एलील या जीन वो होते हैं दोज mask the expression of recessive gene। जो अपना प्रभाव तो दिखाते हैं, वो जीन जो अपना प्रभाव दिखाएं, अपना इफेक्ट को शो करें, लेकिन जो रिसेसिव जीन है उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देते हैं, ढक लेते हैं, दबा देते हैं। ये पॉइंट क्लियर। रिसेसिव एलील द एलील which shown its expression only in homozygous condition। means that small dt, यहां पर इसका एक्सप्रेशन होगा स्मॉल r, स्मॉल y। So these are the different homozygous। homozygous का मतलब होता है same set of gene present on a chromosomes for particular trait। कि किसी भी क्रोमोसोम में एक जैसे पेयर, एक जैसा पेयर हो, वो कहलाती है होमोलोगस जीन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव जीन है recessive gene do not show the effect, do not show the its own effect। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट होगा
और एक रिसेसिव होगा, तो डोमिनेंट क्या करेगा, रिसेसिव के जीन को मास्क कर देगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव एलील होता है वो अपना इफेक्ट शो ऑन नहीं करता, और जो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना इफेक्ट शो ऑन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुई। जीन डीएनए का सेगमेंट है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी का काम करता है, और एलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, उनको हम एलील कहते हैं। होमोजाइगस एलील का मतलब सेम सेट ऑफ आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, सेम पेयर, सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस एलील। और हेटेरोजाइगस का मतलब टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, two different traits, two different factors, two different genes are present is known as the heterozygous। डोमिनेंट का मतलब जो रिसेसिव जीन की एक्सप्रेशन को शो ऑफ ना होने दे, और रिसेसिव जीन जो कि केवल अपनी होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो ऑफ नहीं करता। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट जीन। Which one? नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड टाइप जीन। वाइल्ड टाइप जीन में वो जीन जो पॉपुलेशन में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वो वाइल्ड टाइप जीन्स कहलाते हैं। प्रीवेलेंट genes are present in the population naturally is known as the wild type। तो ये जो जीन है वाइल्ड टाइप जीन, ये पर्टिकुलर इनकोड करते हैं किसको, कि प्रोटीन की जो अमाउंट है वो एकदम एग्जैक्ट बराबर हो, और जो प्रोटीन का फंक्शन है वो भी बिल्कुल सही हो। तो इसमें मैं आपको लिख देना चाह रहा हूं कि प्रीवेलेंट genes are present in individual or population is known as wild type gene। These genes encodes the protein in right amount and function, right amount and function। So these are known as the wild type gene। Function। After that नेक्स्ट वन है हमारी
म्यूटेंट जीन। म्यूटेंट जीन पॉपुलेशन में केवल 1%, ओनली 1% mutant gene is present in population. For these genes reduce the amount of protein and dysfunction because these genes are produced by the mutation. Mutation का मतलब होता है the change in DNA sequence, the change in nucleotide sequence of DNA. अगर हम किसी भी DNA के न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर दें तो वो म्यूटाजीन का काम करती है, म्यूटेशन का काम करती है। तो जीन लिख दे रहा हूं मैं कि these genes are obtained or produced by mutation, produced by mutation and mutagen मतलब म्यूटेटेड जीन, म्यूटेंट जीन, mutagen reduce the or reduction the amount of protein and its function. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइल्ड टाइप जीन एंड म्यूटेंट जीन। म्यूटेशन एक फिनोमेनन है जिसको हम लोग नेचुरली, ये रेयरली होता है, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली गामा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या आपका केमिकली हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। तो म्यूटेशन में आप लोग लिख रहे हैं a change in nucleotide sequence of DNA segment this is called mutation। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर। फर्दर आई रिपीट, वाइल्ड टाइप जीन्स वो जीन्स हैं जो नेचुरली किसी भी पॉपुलेशन में या इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन पर्टिकुलर प्रोटीन को इनकोड करेंगे। क्या इनकोड करते हैं कि प्रोटीन को राइट अमाउंट में बनना है और सही फंक्शन करना है, सही काम करना है। और म्यूटाजीन या म्यूटेंट जीन वो जीन होते हैं जो हमें म्यूटेशन के थ्रू उस जीन सीक्वेंस को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही वो जीन सीक्वेंस चेंज होता है तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो प्रोटीन इनकोड हो रही थी उसकी अमाउंट को या तो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, या उसके फंक्शन को डिसफंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ये म्यूटेंट जीन केवल 1% पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स में। ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे
फिनोटाइप और जीनोटाइप में ये भी वर्ड यूज होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं व्हाट इज द फिनोटाइप एंड व्हाट इज द जीनोटाइप। क्योंकि इसी के बेस पर हम जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है उसके बेस पर ही हम लोग ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट रेशियो देखते हैं और हम लोग उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब रिलेटिव विथ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। देखने में कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली उसका कैसा है रूप, तो उसको हम लोग फिनोटाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। और जीनोटाइप में द जेनेटिक constituent ratio in offspring of hybrids। जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हैं और कॉम्पोजिशन भी लिख सकते हैं हम लोग इसकी जगह कॉम्पोजिशन। कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, किसी भी ऑफस्प्रिंग में या हाइब्रिड में। फॉर एग्जांपल जेनेटिक का मतलब इस टाइप का ऐसा। और फिनोटाइप अपीयरेंस में एग्जांपल्स जैसे टॉल, ड्वार्फ, वॉयलेट, मीन्स दैट फिजिकल अपीयरेंस जो डिनोट करे, रिलेट करे वाइट, ऑल दीज आर, so these are the phenotypic and this is the genotype, the genetic composition in offspring or hybrid population, for example this one। ये पॉइंट क्लियर। आफ्टर दैट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट important। Mendel's मेंडल ने गार्डन पी, बहुत सारे पी आते हैं, स्वीट पी है, वाइल्ड पी है, गार्डन पी है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट इज, चार ऑप्शन होंगे
तो आपको उसमें राइट ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बता दूं, द एक्सपेरिमेंटल plant was taken by Mendel Garden B. Garden और इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। दिस इज द बॉटनिकल नेम। पाइसम में पाइसम रिप्रेजेंट्स द जीनस and Fetaivum represents the species, and in this case P write as the caps lock or uppercase letter and S is the species denoting, and it is represents the small letter, and it is individually underlined because जब भी हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो हमको नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस के सारे रूल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय द Carolus Linnaeus उनके अकॉर्डिंगली हमको लिखना पड़ता है। इन एम्स एंड जिपमर इसमें आया था ये क्वेश्चन 2014-17 रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। Physarum sativum as the raw material or experimental plant taken by the Mendel। अब ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि why Mendel choose the this one plant। क्वेश्चन है why Mendel choose the Garden bee or Physarum sativum। क्यों उन्होंने चूज किया? तो कुछ रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन तो ये अभी मैं बता रहा हूं कौन कौन से रीजन थे, लेकिन जो उनका गार्डन था जिस चर्च में वो फादर थे, मॉन्क थे, ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते थे, तो जिसमें गार्डन था वहां पर मटर गार्डन भी ग्रोन अप थी ऑलरेडी। फिर उन्होंने इसलिए और सिलेक्ट किया क्या कि सबसे पहला पॉइंट था इनका जो रीजन थे वाई मेंडल चूज द गार्डन बी, तो पहला वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर। वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स का पॉइंट क्या? अलग अलग लक्षण वाला प्लांट में अलग अलग लक्षण थे। क्या कोई लंबा था, कोई छोटा पौधा था, किसी के फूल वॉयलेट आते थे, किसी के फूल व्हाइट आते थे। मींस दैट जो कैरेक्टर्स थे वो वेल डिफाइंड थे, बिल्कुल हमको मॉर्फोलॉजिकली भी देखी जा सकती थी। सेकंड में पॉइंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। Bisexual flowers means that एक ही फ्लावर पे
मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ये पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट था प्रीडोमिनेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन की किस केस में, कि अगर फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेल एज वेल एज फीमेल अगर ऑन सेम फ्लोर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो स्वाभाविक है कि सेल्फ पॉलिनेशन की डोमिनेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा इजी हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इनके बीच में अगर हम पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं और जो हाइब्रिड बनता है तो ये जो फिनोमिनन था ये इजीली हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट था जो उन्होंने कंसीडर किया, क्या इजी टू कल्टीवेट, मतलब ग्रोन अप हो जाएगा जल्दी, इजी टू कल्टीवेट एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल। मतलब उसको हम लोग इजीली ग्रोन अप करा सकते हैं मिट्टी में, और उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो काफी छोटी थी, मतलब एनुअल प्लांट था, ज्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ता था ज्यादा, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंटल अगर प्लांट है तो उसको ग्रोन अप होने में बाइनियल है पॉलिनियल है कितना टाइम लगेगा। ये जो गार्डन भी था, ये जो पाइसन सटाइम था, ये इसकी जो लाइफ साइकिल थी, जीवन चक्र जो था वो काफी छोटा था। दैट्स व्हाई मेंडल चूज द गार्डन बी, बिकॉज द गार्डन बी हैविंग दीज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीड बाय मेंडल। ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मेंडल ने जो पी प्लांट लिया वो क्या क्या उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। तो पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। तो उन्होंने जो गार्डन भी लिया उसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट के, क्या क्या, कि जो डोमिनेंट थे कैरेक्टर्स और रिसेसिव थे। देखो ये वर्ड यूज हुआ, तो ये वर्ड जो है आप लोगों को अब इजी टू अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डोमिनेंस
characters or recessive character। तो सबसे पहले उन्होंने जो पी प्लांट लिया उसकी स्टेम हाइट को में जो डोमिनेंट था वो टॉल था, लंबा, और जो रिसेसिव था वो ड्वार्फ था, मतलब बौना। सेकंड उन्होंने लिया फ्लावर पोजीशन की, फूल की पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है। तो फ्लावर की पोजीशन जो डोमिनेंसी थी वो उन्होंने ली एक्सियल, अभी मैं बता रहा हूं आपको एक्सियल क्या होता है, और जो रिसेसिव थी वो ली उन्होंने टर्मिनल। आपको एक्सियल और टर्मिनल में क्लियर कर देता हूं कि कोई भी प्लांट है उसमें अगर कोई फ्लावर ऐसे ऐसे पोजीशन पर है तो जो एक्सिस पर है इट इज नोन एज द एक्सियल, और जो टर्मिनल पर है मींस दैट पॉइंट पर है तो इट इज कंसीडर्ड एज टर्मिनल। ये पॉइंट क्लियर। थर्ड वन उन्होंने लिया फ्लावर कलर, फ्लावर कलर और सीड कोट कलर, बीज का सीड कोट कलर, COLOR में लिख देते हैं, COLOUR में लिख देते हैं, वो डोंट माइंड। फ्लावर कलर जो लिया उन्होंने उसमें डोमिनेंट था वॉयलेट, बैगनी, और जो रिसेसिव था वो था व्हाइट। ये दोनों एक ही कैरेक्टर्स को या ट्रेट को शो ऑफ करते हैं। सीड कोट कलर डोमिनेंसी में इन्होंने ग्रे लिया और यहां पर इन्होंने व्हाइट लिया। ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट वन पॉइंट लिया इन्होंने पॉट शेप कैसी थी। पॉट शेप जो डोमिनेंट थी वो आपकी इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेटेड या इन्फ्लेटेड। और जो रिसेसिव जीन थी या दूसरा जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर था उसमें कांस्टेंट। मींस दैट अगर मैं इसकी बात करूं तो एक मटर की जो फली थी वो ऐसी थी और एक मटर की फली ऐसी थी। तो इट इज द constricted and it is the inflated. It is inflated
and it is constricted. ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने पॉड कलर मतलब ये जो फली है इसका कौन सा कलर डोमिनेंट और कौन सा कलर रिसेसिव था। तो पॉड कलर जो था डोमिनेंट में इन्होंने ग्रीन कलर लिया और जो रिसेसिव था उसमें इन्होंने येलो कलर लिया। ये क्लियर। नेक्स्ट वन कॉटिलिडोन कलर मतलब बीज, जो अंदर का बीज है उसको कॉटिलिडोन बोलते हैं। कॉटिलिडोन जो मटर का दाना होता है, इट इज द कॉटिलिडोन कलर। तो जो कॉटिलिडोन कलर था वो डोमिनेंट में इन्होंने येलो कलर लिया और रिसेसिव में ग्रीन कलर। और लास्ट सीड से सीड सेट में जो डोमिनेंट था इट इज टेकन बाय राउंड एंड रिंकेड। तो मीन्स दैट एक मटर का दाना बिल्कुल ऐसा और एक मटर का दाना ऐसा। तो राउंड डोमिनेंट शो कर रहा है, दिस इज द राउंड, और ये रिंकेल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ, रिंकेल्ड कहलाता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट्स। क्वेश्चन नोट कर लो, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर how many characters are studied by Mendel in his experimental plan। This one question is asking in NEET 2018। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। The third one both are considered as the one character, so answer is 7 characters are studied by the Mendel's experiment. It is enough for today. In next class, I will discuss about the principle of inheritance of Mendel's। Mendel's ने कौन कौन से जेनेटिक्स के लॉ दिए उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कोडोमिनेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे,
जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब कभी क्वेश्चंस जो है वो मेडिकल एंट्रेंस में जनरली रेशियोज के रेस्पेक्ट रिलेट में आते हैं। रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो किसमें सेम होता है, किसमें डिफरेंस होता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।